जब आदिवासियों ने आंदोलन किए था, किसानों ने आंदोलन किए, तो राजस्थान के एक साधारण व्यक्ति में भी जागृति पैदा हुई, राजस्थान की जनता में भी जागृति पैदा हुई। ये सामान्य नागरिक थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, युवा भी शामिल थे, ये निम्न वर्ग से संबंधित थे, महिलाएं भी थी। जिनमें ये जागृति हुई। देखो, प्रजामंडल और है एक शब्द, प्रजामंडल, ये मैंने आपको उस दिन बताया था। राजस्थान में प्रजामंडल से रियासतें थी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्रजामंडलों के बारे में और जन जागृति के बारे में। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नव चेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। देखो साहब, देश आजाद तो नहीं हो पाया 1857 की क्रांति में, क्रांति दबा दी गई, असफल हो गई क्रांति। प्रयास तो किया, और जब क्रांति दबा दी गई, असफल हो गई क्रांति, तो क्रांति के बाद लोगों में एक जागृति पैदा हुई। यदि हम संगठित होकर के हम कुछ और दूसरे तरीका से क्रांति करते, तो आज हमको आजादी हाथ लगती। वो जो देशभक्ति की जो लहर थी ने, वो प्रत्येक राजस्थान के निवासी के हृदय में जागने लग गई। इसके कारण कौन कौन से थे, ये सुनिए, ये देखना है हमको। राजस्थान के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्यों से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो गई। देखो, काव्य लिखा गया, हिंदी काव्य, गुजराती, बांग्ला, ऐसे साहित्यकार हुए, उन्होंने साहित्य लिखा, काव्य लिखा, कविताएं लिखी, और उन्होंने हमारा जो प्रयास था, हमारा जो गौरव था हमारे देश का, हमारे राजस्थान का प्राचीन गौरव था, उसकी यादें दिलाई। उसकी हमको क्या दिलाई थी, याद दिलाई थी, ठीक है। कैसे दिलाई थी कि महाराणा प्रताप के आप वंशज हो, उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटियां भी खाई थी, हैं। तो ऐसे हमको हमारा वो जो प्राचीन गौरव था वो हमारा जागा, हमारे अंदर देशभक्ति की, मातृभूमि की रक्षा की भावना पैदा हुई। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये महापुरुष थे स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपनी विभिन्न शाखाएं चलाई और राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति अपने विचार प्रकट किए, जनता तक पहुंचाए हैं, अपने प्रवचन दिए। नंबर अगला है, साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा। राजस्थान समाचार, देश विदेशी, परोपकार आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर तथा अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का सन 1885 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। और देखो साहब, तो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें छपने लग गई, अखबार छपने लगे हैं, समाचार पत्र छपने लग गए। उनमें देशभक्ति के बारे में, देश की भावना के बारे में, राष्ट्र की भावना के बारे में, राष्ट्र की सेवा के बारे में ये सब बताया गया। तो जो कोई अखबार पढ़ता था, सुनता था, उसके अंदर मातृभूमि के प्रति, राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा हुआ, और वो लगाव पहले से जो छुपा हुआ था वो जागा। छप्पनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षा बरती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। एक छप्पनिया का आचार था,
छप्पनिया का अकाल पड़ा था सर, छप्पनिया का। ये छप्पनिया का अकाल क्या था कि इसमें, ये संमत 56 में पड़ा था। इसमें क्या था कि पानी की कमी आ गई, भोजन की कमी आ गई और चारे की कमी आ गई। लोगों को पीने के लिए पानी भी बड़ा मुश्किल हो गया, खाने के लिए अनाज नहीं था दूर दूर तक, पशुओं को खिलाने के लिए चारा नहीं था, चारे का अभाव आ गया। और उम्मीद कर रहे थे हमारे देश के वासी, हमारे देशवासी, हमारे राजस्थान के लोग कि अंग्रेज कुछ हमारे लिए करेंगे, अंग्रेज हमारे लिए कुछ करेंगे, चारे की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। हम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, हमारे राजस्थान की पूरी जनता। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। उसके विरोध में पूरे राजस्थान के लोग, राजपूताना के लोग इकट्ठे हुए और उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए विचार बनने आरंभ हो गए। ठीक है सर। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह भारत ने चेतावनीरा चूंटिया नामक एक रचना भेंट की। उससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जगी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना की लहर दौड़ गई। देखो, एडवर्ड सप्तम आया था और ये अंग्रेज अधिकारी था और इसका स्वागत हो रहा था दिल्ली में। उदयपुर के महाराणा, जो पहले कभी मेवाड़ हुआ करता था, उसको निमंत्रण दिया, साहब आप आइए साहब। ये जाने के लिए तैयार हो गए, चले भी गए। लेकिन शाहपुरा के क्रांतिकारी थे केसरी सिंह भारत, और उन्होंने इनको चेतावनीरा चूंटिया नामक इनका एक सोरठा है, वो सोरठा इनको याद कराया, इनको भेंट किया कि आप उन दिनों को भूल गए जब आपके पूर्वजों ने घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, जंगलों में निवास करना स्वीकार कर लिया, पहाड़ पत्थरों में रहना पसंद कर लिया, लेकिन गुलामी पसंद नहीं की है। और आज तुम अंग्रेजों की गुलामी वहां स्वीकार करोगे, वहां जाकर के हैं, आप जाओगे उस समय, बताओ आपका वो सम्मान कहाँ रहेगा जो पहले था? आपका गौरव कहाँ रहेगा? आपका गौरव नहीं मर जाएगा, आपका सम्मान नहीं मर जाएगा ऐसी स्थिति में? क्या आपका जाना इस समय ठीक है? तो महाराणा को जब इस बात के बारे में जानकारी हुई, सोरठा जब महाराणा को सुनाया गया, तो वो वापस आ गए, दिल्ली नहीं गए। और जब दिल्ली नहीं गए, वापस आ गए, तो जनता में एक नई चेतना उत्पन्न हुई, एक नई चेतना जागी। ठीक है। अगले वाला है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। और अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी, आर्थिक नीतियां, कि जो खाने कमाने के जो साधन हैं वो तो सब हमारे होने चाहिए। जहाँ कहीं आमदनी है, जहाँ कहीं रोजगार है, वो तो सब हमारे पास होना चाहिए। जब रोजगार के साधन उनके पास होंगे, आमदनी सब उनके पास होगी, तो बताओ हमारे यहाँ के लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे नहीं। तो जब राजस्थान के लोग बेरोजगार हो गए, भुखमरी फैलने लग गई, तो वो अंग्रेजों के प्रति फिर एकजुट होने लग गए और उनके विरुद्ध धीरे धीरे लामबंद होने लग गए। ठीक है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सन 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई, जो निरंतर बलवती हुई थी। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरविलास पारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर वर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई।
राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 में सभा का चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे, किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमानी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई थी। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदारी बनाएं। 1919 में ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर के योगदान से हुई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निवारण करना था। इसका दूसरा ध्येय जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, उदयपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बिजौलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और इनकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। मार्च 1924 में राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। ये तरुण राजस्थान समाचार पत्र भाई राम नारायण चौधरी थे इसके साथ संपादक। न्यायालय ने राम नारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 ईस्वी में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए। सने सने मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्य में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सराफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया, जिसे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियां और सैयद इस्माइल मियां, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी बहादुरी की उपाधि राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वे गांधी जी के बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं स्थापित की। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के
बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण सारदा आदि ने भी भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन और धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी तथा युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेज दिया गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी, मध्यम वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती हैं। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजौलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया और उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियतों से की और बिजौलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक विप्लववादी कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने सिर्फ स्वराज को कोष में चंदा जमा कराया था। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज के शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दी। युवराज ने अंग्रेज सरकार के इच्छानुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेजी अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो ताकि वे राज्य में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रित रख सकें। सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्ति किया गया। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ वहां राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़ जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्य में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितता को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान में अब नए युग का सूत्रपात होने लग गया। अब बारी आई है राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता के स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया गया। प्रथम 1927 से पूर्व, द्वितीय 1927 से 38 ईस्वी तक तथा तृतीय 1938 से 1949 तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था।
द्वितीय चरण में 1927 में ऑल इंडियन स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देश की रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू हुए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 में राजपूताना मध्य भारत, 1919 में राजस्थान सेवा संघ, 1920 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। प्रजामंडलों की स्थापना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की गई थी, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई और कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 में भरतपुर में भी इसकी स्थापना की गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 ईस्वी में की। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। आज केवल इतना ही, यहाँ से आगे पढ़ाएंगे कल। जय हिंद, जय भारत।